देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफ़ी। नाजरीन, कुछ अरसे के वक्फे के बाद, और वो वक्फा इसलिए था कि चाइना के एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के माशी एतबार से जो सूरत हाल है उसके ऊपर एक तफसीली विज़िट था। वो करने के बाद अब वापस पाकिस्तान से आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ प्रोग्राम के साथ अपने, और उम्मीद इसी हवाले से कि आप लोग ठीक होंगे। गुज़िश्ता एक साल से मुल्क में बढ़ते मसाइल इंतहा पर पहुँच चुके हैं और आवाम अपने लिए अच्छी खबर सुनने के इंतज़ार में अब थक भी चुके हैं। अदालतों में आए रोज़ बने और टूटने वाले बेंचेस की सूरत हाल देखकर समझ नहीं आता कि आम आवाम मसाइल के हल होने की उम्मीद किससे लगाए। आमदनी, अठन्नी और खर्चा रुपये का बजट पेश करके हुकूमत अपनी एक साला कारकर्दगी का खुलासा पहले ही पेश कर चुकी है। IMF से डील करने वाले तजुर्बेकार लोग IMF की तमाम शराइत मान कर भी IMF को कर्जा देने में कामयाब नहीं होते नजर आते। दूसरी जानिब शाखर्चियों का आलम यह है कि चेयरमैन सेनेट मराद के लिए पेश किए जाने वाला बिल बगैर किसी हिचकिचाहट के पास हो जाता है, और यकीनन मराद का ये सिलसिला चेयरमैन सेनेट पर ही नहीं रुक जाना था, बल्कि PDM हुकूमत जैसे जैसे अपने इख्तिताम के नज़दीक पहुंच रही है, पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के दरमियान इख्तिलाफात भी दोबारा बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। एक साल हाथों में हाथ डालकर हुकूमत के मजे लेने के बाद अब दोनों जमातों को अवामी मसाइल के असल जिम्मेदारान दिखाई देने लगे हैं। एक साल से जायद का अरसा गुजर चुका है। मौशी तजुर्बकारों ने बिल आखिर प्लान बी पर अमल करने का हतमी फैसला कर लिया है, और KPTO और पाकिस्तान स्टील मिल्स को लीज या ठेके पर देने की खबरें भी सुनने में आ रही हैं। अगस्त में हुकूमत खत्म होने जा रही है, इसके बाद इंतखाबात के इनेकाद तक मुल्क के माशी हालात किस नहज तक जाएंगे, ये कौन बताएगा, ये बड़ा अहम सवाल है। दूसरी जानिब जी, फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर बनने वाला बेंच, जो लार्जर बेंच था, वो टूट गया। 7 रुकनी नया बेंच तश्कील दिया है, और इसके बावजूद लेकिन चीफ जस्टिस ने केस की समाअत के लिए 7 रुकनी बेंच ने तश्कील दे दिया। एतराज़ करने वाले दोनों जज, जस्टिस काजी फायद ईसा और जस्टिस तारिक मसूद, बेंच में शामिल नहीं हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो है समाअत जारी रखी चीफ जस्टिस ने आज इस केस की, और 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया जिसमें फायद ईसा भी शामिल होंगे। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत ने जस्टिस फायद ईसा की बतौर चीफ जस्टिस की तैनाती भी मंजूरी दे दी है। ये भी बड़ी अहम डेवलपमेंट है। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस पाकिस्तान से सीनियर वकला एतजाज़ अहसन और लतीफ़ खोसा की मुलाकात भी हुई है। दिस इज़ ऑल्सो न्यू क्विक डेवलपमेंट इन द जुडिशल और पॉलिटिकल सिचुएशन, व्हाटएवर यू कैन से राइट नाउ। तो ये सारी सिचुएशन है नाजरीन। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म की MD IMF से मुलाकात हुई है, नवी जायज़े और फंड्स के इजरा पर गुफ्तगू भी हुई है। क्या अब वाकई कुछ मसला हल होगा IMF के हवाले से या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही जी साबिक़ वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर और हुमायूं अख्तर सेनेटर ने PTI छोड़ने का ऐलान कर दिया, तो PTI छोड़ने वालों की लिस्ट में, फहरिस्त में भी इजाफा होता जा रहा है। एक तरफ इजाफा हो रहा है, दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि जी कुछ लोग वो हैं जो स्टिल इंटैक्ट हैं पार्टी के साथ, और जहाँ इंटैक्ट हैं वहीं एक और अहम बात, और वो ये है कि जी उमर अयूब की जानिब से, जिनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है पार्टी का नया, शो कॉज नोटिस दिया गया है परवेज़ खटक साहब को, और परवेज़ खटक साहब को शो कॉज पार्टी की तरफ से दिया गया, और उसमें कहा गया है कि 7 दिन के अंदर अंदर जी जवाब दीजिए, आप पार्टी के लोगों को उकसा रहे हैं, उनको दूर कर रहे हैं पार्टी से इस हवाले से। तो ये वो सारे मामलात हैं जिस पे जो है आज बात करेंगे। साथ बैरून मुल्क बैठकर कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ हर्ज़त सराई करने वालों की गिरफ्तारी का फैसला किया गया है। कैसे होगा और क्या होगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो ये वो सारी चीज़ें जी जिसके ऊपर आज बात की जाएगी। मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं सबसे पहले जी जुल्फ़िकार अली बदर साहब हैं, तर्जुमान है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पीपल्स पार्टी से, ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा हैं, MNA है मुस्लिम लीग नून से, और जावेद अहमद शतारी साहब हैं
नायब सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का खुश आमदीद कहूँगी और शुक्रिया जी कि हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले जी मैं आपकी तरफ आऊँगी ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा। ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा, हम माशी सूरत हाल की बात कर लेते हैं। आज बड़ा अहम दिन है, वज़ीर आज़म की MD IMF से मुलाकात हुई है और नवे जायज़े और फ़ंड्स के इजरा पर गुफ्तगू भी हुई है। जहां एक तरफ वज़ीर आज़म ने आलमी मालियाती इदारे की MD से मुलाकात की है, मुलाकात में उनसे 27 मई को होने वाली टेलीफोनिक रब्ते का जिक्र भी किया है। वहीं दूसरी जानिब आज इसहाक डार साहब से असेंबली में एक सहाफ़ी ने जब सवाल किया IMF के हवाले से तो बड़े सीखपा हुए, उन्होंने फ़ोन उठा के तोड़ दिया, वो भी बड़ी आज फुटेज चल रही है। तो ये एक तरफ वज़ीर आज़म का हम बार बार देख रहे हैं कि टिल्ट शिफ्ट बहुत ज़्यादा है इस मामले पे कि IMF से हम डील करें और हमारे मामला तय पा जाएं, और दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना बहुत ज़्यादा सीखपा होते हुए नज़र आते हैं मुख्तलिफ इवेंट्स पर। तो ऐसी, और इवेंचुअली IMF के साथ भी ऐसी सूरत हाल में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वेयर वी आर स्टैंडिंग, और आइंदा आने वाले दिनों में अच्छी कोई खुशखबरी है अवाम के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने बजट दे दिया 2023-24 का, और वो IMF की मदद के बगैर, तामन के बगैर, उनकी किसी भी उनकी फैसिलिटेशन के बगैर हमने बजट दिया पाकिस्तान के अवाम को। जब हम बजट दे सकते हैं तो माशी हालात को भी बेहतर बना सकते हैं। पाकिस्तान अल्लाह ताला ने 27 रमज़ान को मार्ज़े वजूद में लेके आए, और पाकिस्तान की तमाम माशी हालत की जिम्मेदारी IMF से नहीं है, अल्लाह ताला खुद ये करेंगे इसका बंदोबस्त। और सबसे बड़ी बात यह, IMF की जितनी शराइत थी, बार बार लोग इसहाक डार साहब से क्यों सवाल करते हैं, उन्होंने IMF की तमाम शराइत, तमाम माहदे जो 4 साल पिछली गवर्नमेंट करके तोड़ गई, मुकर गई, उन्होंने उनको फिर दोबारा से जाके IMF के साथ रेगुलराइज किया और उनकी पूरी टीम के साथ मुज़ाकरात किए, और फिर उसके बाद वो पाकिस्तान आई। जो जो शराइत तय की गई मुआहदात में वो तमाम पूरी की गई। उसके बावजूद IMF ने, हम चाहते हैं कि हम IMF के प्रोग्राम में शामिल हो, लेकिन IMF ने फिर हमारे साथ कोई तावन नहीं किया। तो इसहाक डार साहब को गुस्सा और दुख तो होगा, उन्हें बार बार क्यों साहब ही पूछते हैं। जो कुछ होगा वो मंजर आम पे आएगा। आज प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात हुई है, अल्लाह ताला करेगा कि बेहतर नताइज निकलेंगे और पाकिस्तान के अवाम जल्द कोई खुशखबरी सुनेंगे। ओके, ठीक हो गया है। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, आपकी तरफ भी आऊँगी मैं, लेकिन इन मीनवेल में ज़रा जावेद अहमद चितारी साहब की तरफ भी जाऊँगी। जावेद अहमद चितारी साहब, इंतहाई अहम मामला आज फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर जो बना था लार्जर बेंच, टूट गया और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को एतराज़ात भी हुए। आप इसको कैसे देख रहे हैं? जाहिर सी बात है आप नायब सदर है सुप्रीम कोर्ट बार के, क्या हो रहा है? व्हाट इज़ कुकिंग इनसाइड? यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट। जी जी जावेद अहमद चिताई साहब, देखिए जी, बात इसमें ऐसी है, व्हाट इज कुकिंग इनसाइड, ये मुझे जरा बताइएगा प्लीज। जी, बेंचेस बनते रहते हैं, बेंचेस टूटते रहते हैं, हर जज का अपना व्यू होता है। आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है, लाउड एंड क्लियर। बेंचेस बनते रहते हैं, बेंचेस टूटते रहते हैं, हर जज का अपना व्यू होता है, हर जज का अपना मिजाज होता है, वो अपने मिजाज के मुताबिक भी फैसले करते हैं। हमारे यहाँ कानून शहादत के अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 129, जो लॉ ऑफ एजम्पशन पर वर्क करता है। और लॉ ऑफ एजम्पशन वो है जब हर जज अपनी ऑब्जर्वेशन देता है, और जब ऑब्जर्वेशन अच्छी और सच्ची मानी जाती है तो उससे कानून की ताबीर और तशरीह जन्म लेती है। हो सकता है कि उनकी एजम्पशन में, जो काजी फ़ाइज़ साहब के एजम्पशंस के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स का जो क़याम है वो सही हो, और वो उस पर व्यू ना देना चाहते हो, क्योंकि फोर्थ कमिंग वो चीफ जस्टिस हैं आने वाले, और 3 महीने पहले गैर मतलब ज़रूरी तौर पर उनको उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिससे भी सवालात पैदा हो रहे हैं कि इतनी जल्दी क्या थी उनको नोटिफिकेशन की, क्या मौजूदा चीफ जस्टिस साहब को जबरी रुख्सत पर भेजे जाने का प्रोग्राम है। अब ये बात आती है कि जो 2 पिटीशंस लगी हैं इसके अंदर ये चीफ मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ, सवाल ये पैदा होता है, पहली बहस ये है क्या सिविलियन का केस मिलिट्री कोर्ट में चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। दूसरी बात ये है, अगर चलना चाहिए तो किन हालात और किन वाक़यात और किन सर्कमस्टांसेस पर चलना चाहिए। अगर हम माजी में चले जाएं तो मिलिट्री कोर्ट्स ने जितने भी काम किया है तमाम माशाल्लाह के दौर में किया है और माशाल्लाह के वक्तों में किया है,
लेकिन पिछले 2 साल के अंदर एक मरतबा पार्लियामेंट ने इजाजत दी थी और जितने हमारे टीटीपी के लोग थे, जो मुल्क दुश्मन दहशतगर्द थे, जो मुल्क की हमारी सरहदों की सलामती के खिलाफ काम कर रहे थे, अंदरूनी मुल्क हंगामा आराई और बेरवी और नारकी फैलाने के लिए काम कर रहे थे, उनके लिए बनाई गई थी वो कोर्स, और वो कोर्स कामयाबी से चली। अब सवाल ये पैदा होता है कि 9 मई का वाकया जो वाकयातन एक मतलब काबिल मजम्मत वाकया है, और इस तरह का जो अमल है, इस तरह का जो पॉलिटिकल वर्कर्स का इस कदर इस्तेमाल में आ जाना कि वो तनसीबात या हमारी वो उन चीज़ों को जो हमारी रियासत की सलामती की अलामतें उनको तोड़ फोड़ करना, ये एक वाकई काबिल मजम्मत अमल है। लेकिन बात ये होती है कि क्या ये अमल फौजी अदालतों में ट्रायल की तारीफ में आता है या नहीं आता। मुझे हैरत ये हो रही है कि आज की पार्लियामेंट जो भानुमती का कुंभा है, जिसका कोई किबला नहीं है, ये अभी 3, 4, 5 दिन बाद सब अपने अपने किबला बना के अपने अपने इमाम रख के नमाज पढ़ रहे होंगे, और ये सब लोग कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट से केस चलना चाहिए। और जब इन्हीं के वर्कर और इस तरह की हरकत आने वाले वक्तों में करेंगे और जब इनके केस मिलिट्री कोर्ट में जाएंगे तो फिर यही पकड़ के नोआ ख्वानी कर रहे होंगे और यही मर्सिया ख्वानी कर रहे होंगे कि क्या है। और हम तो नहीं करना चाहते थे, हमसे तो तीसरी कुव्वत ने काम करा दिया। तो बात यह है, सिलसिला मेरी नज़र के अंदर कोई भी केस ऐसा जो किसी ऐसे शख्स ने जुर्म किया हो जो कि सिविलियन हो और वो मुल्क की सलामती और सरहदों की खिलाफ वर्जी के खिलाफ ना जाता हो, उसका केस मिलिट्री कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। ये सडन प्रोवोकेशन का केस है, इसके अंदर एक मॉब बन गया, एक चार्ज मजमा बन गया और एक चार्ज मजमा रुख इख्तियार करते हुए कहीं पर भी चला गया, उसको हम मुल्क दुश्मनी से ताबीर नहीं कर सकते। हाँ, इनको सजा होनी चाहिए जो उसके जिम्मेदार हैं, और सजाओं के लिए हमारे यहाँ एक मौसर और एक मुरव्विज अदालती निज़ाम मौजूद है जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर जुडिशल मजिस्ट्रेट तक और जुडिशल मजिस्ट्रेट से लेकर स्पेशल कोर्ट्स तक यानी कि एटीसी की अदालतों तक मौजूद है। आज अगर ये रिवायत पड़ गई कि सिविलियन का केस मिलिट्री कोर्ट में चला जाए तो पूरी दुनिया के अंदर ये बात सवाल आ जाएगा कि 126 नंबर की अदालत जो हमारे यहाँ मौजूद थी, अब वो 126 से निकलकर 0 नंबर पर चली गई है। अब उसकी कोई ग्रेडिंग और कोई रही नहीं कि मुल्की इदारों को और वहाँ की पार्लियामेंट को और वहाँ के मुंतखब इदारों को भी अपनी अदालतों पर एतबार नहीं रहा। ये सब इम्पैक्ट जब इम्प्रेशन जाएगा बाहर के मुल्कों में, बाहर के मुल्कों से हमारा ट्रेड है, बाहर के मुल्कों से हमारे ताल्लुकात हैं, हुकूक इंसानी के मसाइल हैं और दीगर चीज़ें, इसका जो रिएक्शन आएगा वो आने वाली हुकूमतों को या आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ेगा, जिससे पाकिस्तान हमारा इसमें क्या कहते हैं उसमें बनेगा, क्या कहते हैं अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा। ओके, ठीक हो गया है। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, आपकी तरफ आऊँगी। जुल्फ़िकार साहब, ये जो इस वक्त सूरत हाल है माशी, वो देख रहे हैं हम किस तरह से है, और फिर अब इसमें जो हम सारी सूरत हाल एक तो देख रहे हैं, दूसरा जो भी इलेक्शन हुआ रिसेंट उसमें भी हमने देखा, और ये अब एक दूसरे के ऊपर जो पीपल्स पार्टी और नून लीग भी क्रिटिसिज्म का एक पेंडोरा बॉक्स खोल चुकी है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक दूसरे पर क्रिटिसाइज कर रहा है और फिर शुरुआत हो गई। तो क्या ये पीटीआई को सिर्फ हटाने तक के लिए एक जो है हमें अलायंस या एक कॉपरेशन नज़र आती थी? आगे फर्दर क्या ये अलायंस और कॉपरेशन में कहीं ना कहीं अगेन कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रिदा, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, ये जो चीज़ नज़र आ रही है नहीं, असल में जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, लोगों ने उसको अपना रंग दिया, उस चीज़ को प्राइम मिनिस्टर के कहने पे एड्रेस कर दिया गया और मामलात ख़त्म हो गए। ये जो बार बार कहा जा रहा है कि किसी रहनुमा ने ये बात कर दी या किसी ने, कुछ ऐसा नहीं है। पीपल्स पार्टी आज भी इस हुकूमत का हिस्सा है और कोलिजन पार्टनर है, और एक कोलिजन गवर्नमेंट के अंदर एक दूसरे के साथ रिजर्वेशन होती हैं, उस रिजर्वेशन को हाईलाइट किया जाता है और अगर उसको एड्रेस कर दिया जाए तो उसका मामला खत्म हो जाता है। ये जो कोलिजन है ये इस गवर्नमेंट की हद तक है, और गवर्नमेंट जब खत्म होगी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी पीडीएम के प्लेटफॉर्म में है, उन्होंने अपने अपने निशान में या किसी ने एडजस्टमेंट करनी हो वो उसकी अपनी सवाबदीद होगी। पीपल्स पार्टी अपने निशान पे तीर पे इलेक्शन लड़ेगी, और फिर इलेक्शन लड़के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये बात कह चुके हैं कि
हमारा मुकाबला किसी सियासी पार्टी से नहीं है, हमारा मुकाबला गरीबी से है, हमारा मुकाबला ये महंगाई से है, हमारा मुकाबला कि लोगों को फैसिलिटेट करना है, मसाइल को हल करने से है कि हम बेहतर प्लान देंगे, हम बेहतर तौर पे। हमने लोगों को तकसीम की सियासत में नहीं डालना, हमने लोगों को परफॉर्मेंस डिलीवरी की सियासत का बताना है कि हम किस तरीके से बेहतर काम कर सकते हैं। ये जो लोग इसके अंदर अपनी परसेप्शन या अपनी पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, उनकी राय का हम एहतराम करते हैं, वो अपनी बात कर सकते हैं। लेकिन जो ये समझ रहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के कोई इख्तलाफात खुल के सामने आ गए या कोई ऐसी चीज, देखिए पीपल्स पार्टी और नून लीग दो मुख्तलिफ जमातें हैं और इन दोनों जमातों का अपनी अपनी आइडियोलॉजी फिलॉसफी है। पीपल्स पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी, अपनी फिलॉसफी, अपना मैनिफेस्टो है, लेकिन हमने इस गवर्नमेंट को और इस मुल्क को इस मसाइल और अवाम को मसाइल से निकालने के लिए हम अपनी सियासत से बालातर होके हमने इस मुल्क के अंदर एक कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा बने और हर बंदा अपने अपने गिवन लिमिटेशन के अंदर काम कर रहा है। बिलावल साहब ने अब देखे वजीर खारजा के तौर पे जो काम किया उसको सराहना चाहिए, उसकी तारीफ प्राइम मिनिस्टर भी करते हैं, हालांकि उनकी अपनी पार्टी है। बात यही समझने की है कि यहाँ पे जो लोग इस बात को तूल दे रहे हैं या कोई लड़वाना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। रिजर्वेशन का होना या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का होना बिल्कुल है, इख्तिलाफ राय का होना बिल्कुल ये नहीं है कि आपका किसी से कोई इख्तिलाफ है। वी शुड एग्री टू डिसएग्री और हमें उस बात के ऊपर जिस पे कोई डिसएग्रीमेंट होता है हमें उसके ऊपर भी बैठ के बात करनी है। यही जमहूरियत का हुस्न है। और पीडीएम का प्लेटफॉर्म जो बना वो भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ब्रेन चाइल्ड था। और आप देखें ये जो गवर्नमेंट आई है और गवर्नमेंट के अंदर तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस पार्टीज बैठी हुई हैं, इसके ऊपर भी क्रेडिट बिलावल साहब को जाता है कि इवन हैविंग सो मच ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अपने अपना जाति जो है मैनिफेस्टो फिलॉसफी के होते हुए भी कि तमाम की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक प्रोफेशनल वर्किंग रिलेशनशिप पे साथ चल रही हैं और इसमें सब ने अपनी अपनी जिद साइड पे रख के एक काम कर रही है मुल्क और मुल्क के अवाम को मसाइल से निकालने के लिए। तो ये एक टीम के तौर पे काम कर रहे हैं। तमाम जमातों ने, जैसे मैंने पहले कहा, कि अपने अपने एजेंडे पे जाके मैनिफेस्टो पे जाके इलेक्शन लड़ना है और इलेक्शन लड़के आएंगे, क्योंकि ये कामयाब तजर्बा था कोलिशन का। कल को भी जो जमातें जीत के आएंगी तो आपस में तमाम फिर पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में बैठ के देखेंगी कि जो एक पेज पे एक अपनी अना को साइड पे रख के मुल्क को और मुल्क के वसीतर मुफाद के लिए इकट्ठी हो सकती हैं, तो वो फिर मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी उसको लीड कर सकती है, उस कोलिशन गवर्नमेंट को, और पीपल्स पार्टी सबको साथ लेके चल सकती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने ये चीज साबित की है, उसकी लीडरशिप ने बात साबित की है प्रैक्टिकली। ओके, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं वापस आऊंगी ताहिरा साहबा आपकी तरफ। ताहिरा साहबा, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी ताहिरा औरंगजेब साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? ताहिरा औरंगजेब साहबा, आई थिंक वो किसी और के साथ आएंगे। जी जी ताहिरा साहबा, आपको आवाज आ रही है? मुझे आवाज जी जी। अच्छा ताहिरा साहबा, एक और चीज, एक अहम, बहुत अहम, इंतहाई अहम मामला जो कि हम 2-3 दिन से पहले सोशल मीडिया पे देख रहे थे, लेकिन अब उसकी जो है वो तो खबर की जो तस्दीक भी हो गई है कि बैरून मुल्क जो बैठे हैं लोग, उनके हवाले से जो है कि कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ जो हर्जा सराई करने वाले हैं उनकी गिरफ्तारी का फैसला भी कर लिया गया है और FIA ये बता रहा है। तो अब हुकूमत ने इसको क्या मैकेनिज्म बनाया है, क्योंकि जो लोग बाहर बैठे हैं दैट आर बीन क्लेम्ड एंड डिक्लेयर के जी वो सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेज और पैसे भेज रहे होते पाकिस्तान में और वो बड़ा अहम है, और अगर इस तरह की कार्रवाइयाँ होंगी तो माइट भी वो भी इफेक्ट हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हुकूमत की क्या प्लानिंग है और क्या वाकई हुकूमत अब जो है वो उनके खिलाफ जो है कोई कार्रवाई करेगी जो बाहर बैठे हैं बैरून मुल्क और बात कर रहे हैं इस तरह से? देखिए, पहली बात तो ये है कि 9 मई का जो है तो 70 साल में क्या जरूरत तो हमारी किसी बात। आपको मेरी आवाज जी, आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो रही है जी। मुझे भी आपकी आवाज।
अच्छा, हम दोबारा आपको कॉल करते हैं। मैं प्रोड्यूसर आपसे कहूंगी कि ताहिरा साहबा को दोबारा कॉल मिला लीजिए ताकि उनकी डिस्टॉर्शन नहीं हो। इन अ मीन वाइल मैं जुल्फिकार अली बदर साहब आपसे भी ये मेरा सेम सवाल है, मैं चाहूंगी पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी इस पे ले लूं। क्या सवाल है जी? बैरून मुल्क बैठकर जो कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ फर्जसराई करने वाले उनकी गिरफ्तारी का जो फैसला किया गया जी। देखिए, ये अगर इदारों ने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान के जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं और पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने के लिए कोई भी ऐसा करेक्टर या कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर जो है वो असरअंदाज हो रहा है, तो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए इस पे। लेकिन ये चीज है कि अगर पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए कोई शख्स ये मामला करता है, उसको तो पहले ये सोचने की जरूरत है कि वो अपने मुल्क के खिलाफ ऐसी एक्टिविटी क्यों कर रहा है। लेकिन अगर वो कर रहा है और उसके सबूत मौजूद है, तो फिर पाकिस्तान के हुकूमती इदारों को उसके खिलाफ करना चाहिए, और उसकी तमाम फैमिलीज को फिर ये प्रॉब्लम आएगी। तो उन लोगों को ये समझने की जरूरत है कि आप हुकूमत से तो लड़ सकते हैं, लेकिन आप स्टेट से नहीं लड़ सकते। और स्टेट को कमजोर करना, स्टेट इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करना ऐसे ही है जैसे हम मुल्क दुश्मनी कर रहे हो। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर बिल्कुल उन लोगों को सोचने की जरूरत है और स्टेट इंस्टीट्यूशंस को इस पे तेजी से काम करने की जरूरत है कि इसके ऊपर लोगों को एजुकेट किया जाए कि वो ऐसी हरकत ना करें जिससे मुल्क को और मुल्क के जो सॉवरेनिटी है उसको कमजोर किया जाए। बिल्कुल मानते हैं कि वो लोग फॉरेन रेमिटेंस भेजते हैं और फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत अहम जो है वो साबित होती है। लेकिन उन लोगों को ये भी समझना चाहिए कि वो जो फॉरेन रेमिटेंस भेजते हैं और जो उनकी पहचान है वो ये मुल्क पाकिस्तान है, और उनकी जो रेमिटेंस भेजते हैं उनकी यहाँ पे बैठी हुई फैमिलियों को जा रहा है, और इस फैमिली को इज्जत देने वाला, उन लोगों को इज्जत देने वाला ये मुल्क है, ये मुल्क पाकिस्तान है। और ये मुल्क के साथ ये जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, ये बेसिकली पाकिस्तान को बचा के चला रहे हैं। उन स्टेट इंस्टीट्यूशंस को कभी कमजोर नहीं होने चाहिए, ना उनको करना चाहिए, क्योंकि उन स्टेट इंस्टीट्यूशंस के को कमजोर करने का मतलब है कि आप पाकिस्तान को कमजोर कर रहे हैं। ऑलराइट, मूविंग टुवर्ड्स बैक टू ताहिरा साहिबा। ताहिरा साहिबा जी आपसे सवाल कर चुकी थी, मैं चाहूंगी आप भी जवाब दे दीजिए, इस पर रिस्पॉन्ड कर दें। देखिए, जो बाहर पाकिस्तानी रहते हैं पाकिस्तान से बाहर, उनकी बड़ी तवक्कुआत होती है कि वो जो रकम भेज रहे हैं, जिस मद में भेज रहे हैं वहाँ खर्च होनी चाहिए, वो खर्च होनी चाहिए उसी मद में। लेकिन जब उन्हें पता लगता है कि फॉरेन फंडिंग केस में वक्त का वजीर आजम जो है उन पैसों का कहीं और इस्तेमाल कर रहा है जबकि भेजे किसी और मकसद के लिए गए हैं, तो फिर उनका दिल बड़ा दुखता है। ये बात तो है। लेकिन जो अदारे, जिन अदारों को इन्होंने आग लगाई और जिन अदारों को इन्होंने इस तरह से तबाह किया, ये बड़ी ही गौरतलब बात है कि 75 साल में जो हमारा दुश्मन मुल्क नहीं कर सका, जिस तरह से उन्होंने एम्बुलेंस से मरीज को उतारा, एम्बुलेंस ला दी, ईदी बेचारी ने क्या किया था इनका, या मेट्रो बस वालों ने क्या किया था, उनके अंडरग्राउंड स्टेशन चला दिए। 6 रोड का स्टेशन अभी तक बहाल नहीं हो सका। एक स्टेशन को बहाल करने के लिए 1 से 1.5 करोड़ रुपया चाहिए। जो आग लगाते उन्होंने श्रद्धा और गाजियों की तस्वीर को आग लगाई, वो भी नाकाबिल रहम है। तो इस किस्म की हकीकत जब पाकिस्तान के अंदर होंगी, तो जो पाकिस्तान से बाहर बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, उन्हें हमसे ज्यादा दुख होता है। वो बड़ी मेहनत से कमाई करते हैं और फिर अपने अजीजों कारब को भी भेजते हैं। पाकिस्तान में कोई ना दहानी आफत आए, खा वो सैलाब हो, खा वो जलजला हो, खा वो कोई और आफत हो, तो वो वहाँ दिल खोल के वहाँ से फंडिंग करते हैं पाकिस्तान के अवाम की। लेकिन जब ये पैसा सही तौर पे उन लोगों तक, सही लोगों तक नहीं पहुँचता, तो फिर जो भेजने वाले उनको दुख होगा, और होना भी चाहिए। और जो लोग जी, ओके, वी गॉट हर लाइन ड्रॉप अगेन। मूविंग टुवर्ड्स जावेद अहमद चितारी साहब की तरफ जाऊंगी। अच्छा, इस पे अब टेक्निकली आइन और कानून क्या कहता है? जावेद अहमद चितारी साहब थोड़ा इसको ब्रीफ करें आप भी कि ये जो वफाकी तहकीकाती इदारा कह रहा है बैरून मुल्क बैठकर सोशल मीडिया पे कौमी सलामती इदारों के खिलाफ फर्जसराई करने वाले अफराद को गिरफ्तार करने का फैसला किया गया है, और इसमें जो बैरून मुल्क अफराद हैं उनको इंटरपोल से जी राब्ता कर लिया गया है, और इन अफराद के अकाउंट्स ट्रैक करके साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे।
अब ऐसे में आइन और कानून क्या कह रहा है और इंटरपोल का कानून क्या कहता है? जी हाँ देखिए जी, पाकिस्तान में अगर कोई शख्स बैरून मुल्क पाकिस्तान रहता है और पाकिस्तान का शहरी है और वो बाहर बैठकर कोई ऐसा जुर्म करता है जिसकी सजा पाकिस्तान में भी कानून के मुताबिक हो सकती है, तो सेक्शन 3 पीपीसी के तहत उसके खिलाफ मुकदमा कायम हो सकता है। अगर कोर्ट समझती है, रियासत समझती है या रियासती इदारे समझते हैं। अब बात ये होती है कि उनको गिरफ्तार करके और पाकिस्तान लाना, इसके जो हम लाने की बात करते हैं गिरफ्तार करके और पाकिस्तान आने की बात है, तो फिर हमें एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी एक्ट 1972 हमारे आड़े आता है। क्या जिन ममालिक में बैठकर वो इस तरह की सरगर्मियां कर रहे हैं, क्या हमारे पास उन ममालिक के दरमियान मुल्जिमान के तबादले के का मुआहदा मौजूद है या नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम जब बरतानिया की बात हम करते हैं, अमेरिका की बात हम करते हैं और दीगर, क्या बरतानिया में हमारे लोग, हमारे मफरूरीन वहाँ नहीं बैठे हुए? क्या वो वहाँ बैठ के मुल्क की सलामती के खिलाफ काम नहीं कर रहे? क्या अमेरिका में बैठ के या दीगर इलाकों में बैठ के नहीं कर रहे काम? तो ये एक ऐसा अमल होगा, अगर कोई भी शख्स रियासत के खिलाफ कहीं पर भी बैठकर काम करता है, साजिश करता है, खिलाफ काम करता है, उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि वो मुकदमा सियासी बुनियादों पर कायम नहीं होना चाहिए। हुकूमत के खिलाफ जबान इस्तेमाल करना, हुकूमत के खिलाफ हर्जा सराई करना, ये एक अलग अमल है। लेकिन रियासत के खिलाफ काम करना ये बिल्कुल एक अलग अमल है। रियासत के खिलाफ काम करेंगे जरूर मुकदमा बनेगा, लेकिन अगर कोई शख्स, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो जी जी, आवाज आ रही है आपकी, अगर कोई शख्स हुकूमत के खिलाफ बयानबाजी करता है और उस बयानबाजी को रियासत के खिलाफ बयानबाजी समझा जाता है, तो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तारीफ को जाएगी बात। और अगर कोई शख्स रियासत के खिलाफ काम करता है, उसके खिलाफ जरूर मुकदमा चलना चाहिए, कायम होना चाहिए, और उसके खिलाफ जो भी हमारी तादीबी कार्रवाई होती है इंटरपोल के तहत के थ्रू या जो भी हमारे रेड वारंट जारी करते हैं उसके थ्रू, तो उसको जरूर लाकर पाकिस्तान में उसका मुकदमा प्रोसिक्यूट किया जाए, बल्कि उन ममालिक को भी खुद लिखे जाए फौरन। अच्छा, इसमें दो चीजें भी है, एक और भी चीज बताइएगा जावेद अहमद चटाई साहब, जो लोग अगर लेट्स सपोज के इसमें डुअल नेशनैलिटी रखते हैं, तो क्या अगर किसी के पास पाकिस्तान की नेशनैलिटी के अलावा बाहर दूसरे मुल्क की किसी की नेशनैलिटी है और उसके खिलाफ अगर कार्रवाई करनी चाहे पाकिस्तानी हुकूमत, तो इंटरपोल के जरिए क्या उसको भी वापस लाया जा सकता है? ये इंटरपोल के तहत वापस लाना एक अलग बात है। इससे पहले मैं एक बात कह दूं कि जेनेवा कन्वेंशन की रूह से जी कोई भी किसी मुल्क का शहरी भी अपने उस मुल्क में बैठकर किसी दूसरी रियासत के खिलाफ काम नहीं कर सकता। वो पाबंदी है यहाँ पर। ये अगर कोई करता है तो फिर हमारी फॉरेन, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है, वो उन ममालिक को खुतूत लिखेगी, उनकी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को थ्रू फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर उनकी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को खत लिखेगी कि इस तरह का ये आदमी हमारी रियासत के खिलाफ काम कर रहा है, इसको मना किया जाए, उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए या ताजीरी कार्रवाई की जाए। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात आ जाती है इंटरपोल की। एक शख्स अगर डुअल नेशनलिटी रखता है तो डुअल नेशनलिटी के अंदर दो बातें होती हैं कि आपकी बेसिक नेशनलिटी किस मुल्क की है। अगर एक शख्स की बेसिक नेशनलिटी पाकिस्तान की है और दूसरी नेशनलिटी उसकी अमेरिका, कनाडा, यूरोप या यूके की है, तो वो सेकंड वो नेशनलिटी है, वो उसकी फर्स्ट नेशनलिटी नहीं है। हाँ, अगर उसने अपनी फर्स्ट नेशनलिटी यानी कि पाकिस्तान की नेशनलिटी को छोड़ दिया, जी वो छोड़ दिया है जी। और उसको, और वो उसकी नेशनलिटी को फख्र करता है और कहता है मैं उसी का नेशनल हूँ, उसके लिए हमें अलग कवानीन से गुजरना पड़ेगा। जेनेवा कन्वेंशन की रूह से उन कवानीन पर जाना पड़ेगा, फिर हमें आईसीजे में जाना पड़ेगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना पड़ेगा, और जो हमारे इदारे हैं बर्सिस के अंदर जो काम करते हैं तमाम रियासतों के लिए, रियासतों की हिफाजत के लिए, उनसे हमें राब्ते करने पड़ेंगे। लेकिन अगर कोई शख्स पाकिस्तानी शहरियत भी रखता है और डुअल नेशनलिटी रखता है तो वो पाकिस्तान के कवानीन पे चलने का पाबंद है इखलाकी तौर पर भी। ऑलराइट, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया जावेद अहमद चटाई साहब आपका, ताहिरा औरंगजेब साहब आपका, जुल्फ़िकार अली बदर साहब आपका, आप तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया। नाजरीन, दूसरी जानिब नाजरीन
एक अच्छी और बड़ी मस्बत जहाँ पे इतनी अफसरदगी है, जहाँ पर इतनी जो है वो मायूसी, तो मैं नहीं कहूँगी कि मायूसी कुफ्र है और इस्लाम में, और मायूस होना भी नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ पर हमें अच्छी ख़बरों का सामना बहुत कम पड़ता है, वहीं पे अच्छी एक ख़बर आज ये है कि जी जो कराची गेटवे टर्मिनल लिमिटेड है उसका इफ्तिताह किया गया और आज तकरीब में अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप और कराची पोर्ट ट्रस्ट के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत भी हुआ है। साथ ही जो है तकरीबन जो बताया जा रहा है पाक यूएई बाहिमी तिजारत 2022 में 9.3 अरब डॉलर्स की थी, जो कि अब जो बताया जा रहा है 1.8 मिलियन डॉलर की जी ये इन्वेस्टमेंट है जो कि अब होने जा रही है। और मुत्तहदा अरब अमारात और पाकिस्तान के दरमियान जी बड़े अच्छे मुआहदे और ये काम होने जा रहे हैं और अच्छी इन्वेस्टमेंट है, अच्छी काम है। और यूएई की तरफ से जो पाक मुत्तहदा अरब अमारात के दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं उसमें मज़ीद तक़वियत हासिल होगी इस हवाले से। और इस मुआहदे से कराची गेटवे टर्मिनल को असर हाज़िर के तकाज़ों से हम आहंग करने में मदद भी मिलेगी। साथ ही साथ पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम करने में मुत्तहदा अरब अमारात की जो ये सरमायाकारी है वो इंतहाई अहम है और होनी भी चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो पोर्ट की रॉयल्टी है उसमें भी 12.5% तक इजाफा भी मुतवक्के है। तो ये होना भी चाहिए क्योंकि इस वक्त मुश्तरक वस्ता में अगर देखा जाए तो यूएई पाकिस्तान के सबसे बड़ा शराकतदार है और रेलवे और डिजिटल नेटवर्क पर सरमायाकारी जो हो रही है इस हवाले से भी आइंदा आने वाले दिनों में भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स और काम हो रहे हैं एंड दैट्स रियली गुड। क्योंकि अगर हमारे जो ब्रदर ममालिक हैं, हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, उनके साथ बैठ के पाकिस्तान में जितने नए प्रोजेक्ट्स और काम के हवाले से बात हो रही है, इसके एक न्यू एवेन्यूज़ और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इसमें इंगेज होंगी और ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि जितनी भी इन्वेस्टमेंट यहाँ आ रही है उससे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ से ज़्यादा जो लोग हैं वो इंगेज हो रहे हैं और जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंगेज होंगे वहीं जो बेरोज़गारी है उसको जो है वो मिटाने में या कम करने में मदद मिलेगी। तो इट्स वेरी गुड और उम्मीद इसी के साथ कि इस तरह की अच्छी खबरें मिलती रहें पाकिस्तान के लिए, हमारे लोगों के लिए और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मज़ीद भी क्रिएट होती रहें। इसी के साथ जी प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ेंगे। अपनी मेज़बान रसफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।